जी। नमस्कार, मैं चित्रा जौहरी बीएन न्यूज चैनल की पूरी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ बीएन न्यूज चैनल के संपादक अनुपम जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आप एक लाइन में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम जितने भी हमारे आज के आगंतुक हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं बीएन न्यूज के प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि एक डिफरेंट फील्ड से आप आई और आज आपने एक पत्रकारिता जगत में एक अलग ही परचम लहरा रही हैं। ईश्वर करे आप और आगे बढ़ें। धन्यवाद अनुपम जी, धन्यवाद। और आज हमारे बीच बहुत सारे ये दर्शक हैं और बहुत मुख्य अतिथिगण हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुपम जी। तो मैं सबसे पहले चलती हूँ नीलिमा जी की ओर और मैं बता दूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और दूरदर्शन आकाशवाणी अनाउंसर है। इसी के साथ साथ ये एक कुशल पत्नी और एक माँ है और इनके बारे में जानती हूँ कि ये कैसे जो है अपने परिवार और अपने जॉब के प्रति सामंजस्य बैठालती हैं। किया तो उसके लिए धन्यवाद। और मैं संक्षेप में बताना चाहूँगी, मैं इस फील्ड में, मैं सिंगिंग के फील्ड में बचपन से ही हूँ और जब तक मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर ली तब से मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी में मैं काम करना शुरू कर दी। उसके बाद शादी हो गई, पर सामंजस्य बनता है जब घर परिवार आपका साथ दे। पहले पिताजी मेरा साथ देते थे, अब मेरे पति बहुत साथ देते हैं। मैं जब भी अच्छा, इसी के साथ टाइम मैनेजमेंट, मैम, टाइम मैनेजमेंट के साथ सब हो जाता है। जी। अच्छा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी न्यूज की एक टाइम लिमिट होती है जिसमें हम न्यूज दिखा सकते हैं, तो प्लीज आप लोग जो भी आंसर देंगे मुझे पॉइंट टू पॉइंट दीजिएगा। इसके साथ साथ आप ये बताइए नीलिमा जी कि आपने यूथ जो प्रोग्राम्स है उसको ऑर्गेनाइज किया था, तो उसका आपका क्या एक्सपीरियंस है, बहुत ही संक्षेप में बताइए। यूथ प्रोग्राम उषा लोक नाम से एक दूरदर्शन का एक प्रोग्राम चल रहा था, मैं उसमें एंकर थी, जिसमें युवा खिलाड़ी, युवा प्रतिभा जो कि अर्चिता मैम, उनका मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है। और तो वो जो भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे वो लोग अचीवमेंट करते हैं, वो लोग उड़ीसा में उनका यूथ में उनका इंटरव्यू लेती थी। जी। और आप जैसे उड़ीसा में, तो आप सिर्फ अपने लैंग्वेज के गाने गाती हैं या और भी जैसा कि मैंने सुना है अपने सूत्रों द्वारा, हमारे सूत्र पूरे भारत में फैले हुए, पूरा बीएन न्यूज चैनल पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर है, तो हमें जो अपने सूत्रों द्वारा पता चला है वो ये पता चला कि आप डिफरेंट लैंग्वेज में भी गाती हैं और इसी के साथ साथ आप स्टेज प्रोग्राम भी कई स्टेट्स में कर चुकी है। क्या ये सही है? सही है मैम। एक्चुअली उत्कल दिवस जब आता है तो डिफरेंट स्टेट में हमारे उड़िया प्रवासी लोग जो होते हैं तो वो लोग इनवाइट करते, तो वहाँ पर प्रोग्राम्स के लिए होता है। नहीं तो हमारे यहाँ पर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में कभी प्रोजेक्ट बनता है नेशनल लेवल के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग अपना वॉइस देते हैं। जी, इसी के साथ साथ मैं आपको जो हूँ बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इतना सारा चीज को देख रही, मैनेज कर रही हैं और मुझे ऐसा भी अपना पता चला है कि आपके हस्बैंड भी आपको बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं चलती हूँ चित्रा जौहरी, बॉम्बे के एक्टर विनय यादव की तरफ, जो कि बहुत ही जाने माने एक्टर है और इनफैक्ट इन्होंने मेरे साथ भी एक छोटी शॉर्ट मूवी में एक्टिंग की है। विनय यादव जी, आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए हैं और फिर से हम एक बार बात करने का मौका मिला है। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया चित्रा मैम जी। तो विनय जी, आप ये बताइए कि आप बॉम्बे से हैं और आपने काफी थिएटर्स किए हैं, इसके साथ साथ आपने क्राइम पेट्रोल में भी किया है, सावधान इंडिया में भी किया है और बालिका वधू में भी आपने बहुत जो है बहुत अच्छा रोल किया है। तो और बल्कि हम थिएटर से भी जुड़े थे, हमने भी थिएटर किया था, आपको पता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो क्या है, अभी फिलहाल आपने क्या सोचा इस कोरोना के बाद में? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो हमारा अभी मैं होम टाउन में ही हूँ, तो जो अभी शॉर्ट फिल्म जो मैंने यहाँ पे किया है उस वही तरीके से लाइनअप है। अभी मेरी 3-4 शॉर्ट फिल्म है, तो वो ये लाइनअप है और ये करने के बाद मैं वापस 1 महीने के बाद मुंबई आऊंगा। जी। अच्छा, और इसी के साथ आप काफी नए लोगों को भी मौका देते हैं, जैसे कि आपने जो यूट्यूब के आपकी जो शॉर्ट्स मूवीज हैं और भी कई चीजें इसमें आप मौका देते हो। और इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने भी आपकी एक कॉमेडी वीडियो में वॉइस ओवर किया है, राइट? जी, आपने मुझे मेरी कॉमेडी वीडियो में किया है। हाँ, वॉइस ओवर किया है। तो आप जो है ये न्यू बिगनर को जो मौका देते हैं, तो न्यू बिगनर के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है?
अच्छा ही रहता है और उन नए लोगों के साथ मैं नई बातें सीखता हूँ। उनके अंदर सीखने की कला जो है, जो जिज्ञासा है, वही मुझे इम्प्रेस करती है और मैं सोचता हूँ कि हमें भी नई नई चीजें सीखनी चाहिए। जी जी। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे आजकल आप सुन रहे हैं बहुत ज्यादा बॉम्बे के लिए न्यूज में है कि हमारा जो क्षेत्र है ये मीडिया से रिलेटेड, मॉडलिंग से रिलेटेड, तो इसमें आप आजकल आपको पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब सुन रहे हैं। तो अगर हमारा यूथ, हमारे आज के बच्चे बॉम्बे में अपना कैरियर बनाने जाते हैं, सीरियल के लिए, एक्टिंग के लिए, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो वो अलग अलग जगहों से आते हैं, ज्यादातर बिहार से, यूपी से और कई ऐसे स्टेट से जहां से बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं। तो उन बच्चों को बॉम्बे में जाकर, क्योंकि मैं खुद बॉम्बे में जाती हूँ, पुणे से बॉम्बे, तो आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन आप मेरे दर्शकों को बताइए कि जो यूथ बच्चे, जो नए बच्चे, यंग जनरेशन बॉम्बे में जाते हैं, तो उनको ऑडिशन देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो बॉम्बे में किसी गलत हाथों में नहीं पड़े? इसको जरा आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मुंबई में जो नए बच्चे लोग आते हैं तो ऑडिशन देते समय तो यही ख्याल रखना कि आपको तैयार होके जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑडिशन में क्या होता है, ऑडिशन किस तरीके से दिया जाता है और एक्टिंग क्या चीज है, एक्टिंग कैसे की जाती है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे। अभी आपको ये भी समझना है कि मुझे इस इंडस्ट्री में अगर सक्सेस करना है और आगे बढ़ना है तो लोगों के साथ मेल मिलाप अच्छा होना चाहिए, लेकिन उन लोगों में आपको ये भी समझना चाहिए कि कौन मुझे आगे लेके जाएगा और कौन मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इसकी भी समझ रखनी होगी और आपका फोकस जो है आगे बढ़ना है, ये इस बात पे ही सिर्फ आपको रखना है और इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जी जी। तो मतलब मैं अपने चैनल द्वारा लोगों को ये बताना चाहते हैं आप मेरे चैनल द्वारा कि जो हम बॉम्बे जाना गलत नहीं है, लेकिन गलत संगति में नहीं पड़ना है और एक्टिंग और सीरियल को ध्यान से करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ प्रियांशी, ब्यूटीफुल प्रियांशी, जो ये लखनऊ यूपी से है और एक नजाकत का शहर है। जिस तरह से शहर में नजाकत है लखनऊ में, वैसे ही ये ब्यूटीफुल लेडी से मैं बात करती हूँ। प्रियांशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। जी जी, थैंक यू। तो जैसा मेरे सूत्रों द्वारा लखनऊ में से पता चला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम हर जगह पे बातों को पता कर लेते हैं, तो ऐसे इसमें भी पता चला है कि आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है मोनालिसा नाम से, जो क्लॉथ्स को आप पहले जो है आप अपने लोगों द्वारा भेजते थे, लेकिन आज के समय में आपका ऑनलाइन बिजनेस बहुत चल रहा है। तो ये कैसे, कब आपने शुरू किया और किसके साथ मिलकर शुरू किया? मैम, ये सबसे पहले तो मैं खुद आइडिया आया मुझे और मेरी मदर को कि जो स्मॉल सेलर्स होते हैं, छोटे सेलर्स होते हैं, जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं डिजाइनिंग के और उनके अंदर काफी टैलेंट होता है कि वो अच्छी डिजाइनिंग करके अच्छे क्लोथ्स बना सकते हैं। तो उनसे कनेक्ट हुए सबसे पहले मैं और मेरी मदर। उनसे कनेक्ट होने के बाद हम लोग को ये आइडिया आया कि क्यों ना इनकी हेल्प करी जाए और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेटअप किया जाए जिसपे हम लोग उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग स्टेट सिटीज में डिलीवर करवा सकते हैं और एक खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिससे उनकी भी हेल्प होगी। तो हमारे पास एक्चुअल में हमारा जो है हम टाइम के पाबंदी में बंधे हुए हैं, तो हमें इसके लिए थोड़ा संक्षेप में ही मैं जानना चाहूंगी। इसके साथ साथ मुझे पता चला है कि आप लोगों ने संघर्ष किया है, आप लोगों ने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या संघर्ष किया और आपने कैसे इस बिजनेस को खड़ा किया, संक्षेप में मुझे बताइए। जी मैम, एक्चुअली संघर्ष ऐसे हुआ कि हम लोग बहुत जगह पे ट्रेवल किए, बहुत जगह पे गए, बहुत लोगों से मिले, बहुत चीजें देखी, क्लोथ्स की क्वालिटी देखी, डिजाइनिंग देखी, लोगों से अलग अलग टाइप के लोगों से मिले जो डिजाइनिंग इस फील्ड में हैं, जो छोटे लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, उनसे मिले और बेस्ट सेलेक्ट किया कौन से चीजें ट्रेंडिंग हैं, कौन से ड्रेसेस ट्रेंडिंग है, जो कस्टमर्स को हमारे पसंद आएंगे, जिनकी डिमांड आगे हो सकती है, उनको चूज किया।
तो ये सब चीजों में तो टाइम लगता है। मैं और मेरी मदर का भी बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया जी। तो मतलब जो मुझे पता चला है मैंने आपकी एरिया में सर्वे किया और मैंने सर्वे करके ये पता लगाया कि आपका बिजनेस ऑनलाइन अभी बहुत चल रहा है, और इसी के साथ साथ हमारे जो लखनऊ के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस बात को पता किया और पता चला कि आपका ऑनलाइन बिजनेस अभी भी कोरोना के टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है। इसी के साथ साथ आप एक लाइन में बताइए कि आपका ऑनलाइन का डिमांड हम लोग कैसे, दर्शक कैसे दे सकते हैं, स्पेशली लखनऊ के लोग, एक लाइन में, बहुत संक्षेप में। जी, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे सर्च में टाइप करें मोनालिसा कलेक्शंस, वहाँ पे हमारा पेज विजिबल हो जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, नंबर लिखा है, व्हाट्सएप करिए, आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जी, थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ आगे। अंशु जौहरी, नवी मुंबई। अंशु नवी मुंबई, ये एक बहुत ही पावरफुल ब्यूटीफुल लेडी हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस वाली लेडी हैं। इनसे मैं वो क्वेश्चन करूंगी जो कि आज हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत जरूरत है। तो अंशु जी, आप ये बताइए कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कितने सालों से जॉब कर रही हैं, और हमने सुना है कि आप ऑफिस के सिलसिले में काफी आपने फॉरेन कंट्रीज भी आप गई हैं, तो और कब से आप जॉब कर रही हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में? आपका स्वागत है, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, थैंक यू आपका चित्रा जी और बीए न्यूज चैनल वालों का कि आप लोगों ने हम सभी को आमंत्रित किया अपने प्रोग्राम में। तो जैसा कि आपने पूछा कि मैं एमएनसी में काम कर रही हूँ, तो मैं 18 साल की उम्र से ही काम कर रही हूँ और अभी मेरे 14 साल हो चुके हैं। मैं एयरलाइंस में कैबिन क्रू भी रह चुकी हूँ, फिर मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में मीडिया, मॉडलिंग और एडवर्टाइजिंग, उसके बाद होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, सब जगह ही काम किया है। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो आप काम कर रहे हैं 18 साल की उम्र से, तो अभी मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, अब ये अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी और कब तक, इसमें आपकी क्या राय है इसमें? तो अर्थव्यवस्था खराब जरूर हुई है हमारी, बट फिर भी हमारे जो नेता हैं देश के, वो लगे हुए हैं इस अर्थव्यवस्था को सुधारने में। आपने देखा होगा कि मन की बात जो मोदी जी की आती है, प्लस हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, वो लगे हुए हैं कि हम कोरोना की वजह से रुके नहीं। तो हर कंपनी वर्क फ्रॉम होम कर रही है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करें, और इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, पर सब कुछ आजकल ऑनलाइन होता जा रहा है। तो जितनी भी हमारी इकोनॉमी है वो गिरी नहीं है। जी, थैंक यू। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि हम एक टाइम में बंधे हुए हैं, हमारा एक चैनल का टाइम लिमिट है। तो मैडम, इसके बाद आप ये बताइए कि जो प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि हमने सुना है हर स्टेट्स में कि काफी लोग निकाले जा रहे हैं, परसेंटेज कम की जा रही है। अगर 100% है तो उसमें से 40% लोगों को निकाला जा रहा है, और अगर इस निकालने में जो है काफी लोगों के ऊपर घर में फर्क पड़ रहा है। तो आप ये बताइए कि जो लोग जॉब में है और जो लोग नहीं है, अगर उनके पास पहले का पैसा है या रखा हुआ है, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रही हूँ, मेरे दर्शकों तक जाना चाहिए। तो आप ये बताइए कि कौन सी स्कीम्स जो है लोगों को लेना चाहिए कंपनी में रहकर, प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास तो पैसे आ जाते हैं, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब छूट जाती है उसके पहले और बाद में, या काम कंपनी में है वो, तो मेरा कहने का मतलब है उनको किन किन स्कीमों को लेना चाहिए? तो प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई है तो उसे सबसे पहले तो अपने जो कॉस्ट है, जो लाइफस्टाइल है, उसे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। हमेशा उसे ये सोच के रखना चाहिए कि मेरा जॉब इनसिक्योर है, मुझे कभी भी कंपनी बोल सकती है, चाहे इकोनॉमी गिरे चाहे नहीं गिरे, बट कंपनी कभी भी 1 महीने का नोटिस देके प्राइवेट जॉब वालों को बोल सकती है कि भाई आप चेंज कर लीजिए अपना। इसके लिए जो हमारा सबसे पहले तो घर से ही सेविंग करनी चाहिए, स्पेशली वाइफ को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनका एक आईटी रिटर्न होता है जिसमें वो आईटी प्रूफ दिखाते हैं। तो 80cc के तहत में बहुत सारे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम, टर्म डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब स्कीम्स आती हैं। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिस्क पे आधारित होती है, मार्केट पे, जैसे एनएससी हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जहाँ पे आप शेयर्स में पैसा लगाते हैं, बट वो बहुत ही रिस्की होता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आपके पास कम पैसा है और आपको कहीं मतलब सेविंग करनी है, तो आपको जो गवर्नमेंट के बैंक हैं उसकी एफडी या गवर्नमेंट स्कीम जैसे पोस्ट ऑफिस की आरडी या एफडी करानी चाहिए, जहाँ पे आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास से पैसा कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद जो थोड़ा
थोड़ा बचा हुआ पैसा है वो आप किसी म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स या स्टॉक्स में लगा सकते हैं या गोल्ड पे लगा सकते हैं। जी, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है जो कि आज के समय में हमें बहुत जरूरत थी, दर्शकों को जरूरत थी, और हमारा काम है, बीएन न्यूज चैनल का काम है कि दर्शकों तक इस बात को पहुंचाया जाए और हमारे चैनल के माध्यम से ये जरूर बात पहुंचाई जाएगी। इसी के साथ चलते चलते बहुत ही संक्षेप में आप हमें बताइए कि जो घर में आजकल हम लोग ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं, जैसे ग्रोफर्स है, बिग बास्केट है, या और भी कई ऐसी चीजें हैं जहां से हम मंगाते हैं, तो हमारा जो बजट है, जो चीजें हैं वो खराब हो रही हैं, पैसे नहीं बचते हैं। तो आप सिर्फ बहुत ही संक्षेप में मुझे एक लाइन में छोटे से छोटे आंसर में बताइए कि जो घर में ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं उसमें क्या चीज ध्यान रखें कि हमारा बजट नहीं खराब। तो ऑनलाइन ऑर्डर में यूजुअली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा जाता है कि उन्होंने एक सीमा रखी होती है कि भाई आपको 2000 का तो सामान ऑर्डर करना ही है, 3000 का सामान ऑर्डर करना ही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कस्टमर एक्स्ट्रा चीजें ऑर्डर कर देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो सामान मंगा रहे हैं उसको हम पहले तो घर पे ही ठीक से यूज करें, और ऑनलाइन जो सामान हम मंगाते हैं क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, अभी कोरोना चल रहा है, तो हम सोच समझ के स्पेशली घर पे जो सामान मंगा रहे हैं बहुत ही सोच समझ के यूज करें। जी, थैंक यू, धन्यवाद। और विनय, मैं आशा करती हूँ विनय जी कि आप जो है आने वाले अपकमिंग बहुत ही ज्यादा आप जो है सीरियल्स, और मैं फिर से आपको क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया और बहुत सारे सीरियल्स में देखूंगी। विनय जी, विनय आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? धन्यवाद। हाँ, तो मैं आशा करती हूँ कि मैं एक बार फिर से हम सब लोग दर्शक आपके जो है आपको सीरियल्स में और कई जगहों पर आपको फिर से देखेंगे। इसी के साथ साथ जो है नीलिमा जी, आप मेरी आवाज आ रही है आपको नीलिमा जी? हाँ जी, आ रही है। तो नीलिमा, आपने भी बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, बहुत सारी चीजें की हैं, और सबसे बड़ी बात है जो मेरे सूत्रों द्वारा मुझे पता चला कि आपके हस्बैंड बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत ज्यादा मैंने देखा है, लोगों से मुझे पता चला है, उड़ीसा में रहने वाले लोगों से मुझे पता चला है, काफी लोगों से, कि आपके हस्बैंड आपको हर चीज में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ साथ जो है मैं आशा करती हूँ कि आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है या आने वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें आप कामयाब हों, और ऐसे ही एक कुशल पत्नी, कुशल माँ बनकर आप काम करें। प्रियांशी जी, आप जो है अपने बिजनेस में और आगे बढ़िए। आप लखनऊ की हैं, कभी भी आप लखनऊ में जो है मैं जरूर आऊंगी। मैं पुणे से बोल रही हूँ, लेकिन हमारे सारे जर्नलिस्ट वहां पर हैं, और जरूर आपका जो बिजनेस है वो कामयाब हो। अनुपम जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अनुपम सक्सेना जी, मैं आप लोग की बात सुन रहा था, और बहुत जल्दी ही चित्रा जी मैं आपसे बोलूंगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम था, नेक्स्ट टाइम हम लोग लाइव करेंगे जी। आप संपादक टाइम आप लीजिएगा, और सबसे फिर दोबारा टाइम लीजिएगा, उसका लाइव चलेगा जी। आप बीए चैनल के संपादक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी गाइडलाइन में हम लोग जो है ये काम करते हैं। और आपको याद होगा अनुपम जी के मैंने कवरेज बहुत आपको कठिन परिस्थितियों में भी दी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक जो आप थी वहाँ से हट के एक अलग आपने मुकाम बनाया है, और जो आपने किया है इतनी जल्दी कोई रिपोर्टर कर ही नहीं सकता। अच्छा, इसी के साथ जी धन्यवाद अनुपम जी। इसी के साथ बीएन न्यूज चैनल की पूरी टीम व अनुपम सक्सेना जी की ओर से, संपादक अनुपम सक्सेना जी की ओर से, चित्रा जौहरी और हम सब लोग आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आपका सारा मैसेज, आप लोग सब पॉपुलर लोग हैं अपनी अपनी जगह पे, आप सबका जो मैसेज है वो पब्लिक तक जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया बीएन न्यूज चैनल की पूरी टीम की ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।